हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्षय वन चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ रियल इंडियन हॉरर स्टोरीज़। दोस्तों, आज जो भूतिया घटनाएं मैं आपको बताने वाला हूँ वो सब हिमाचल प्रदेश में हुई हैं। हालांकि इनमें से एक घटना ऐसी है जो कि हिमाचल प्रदेश में न होकर कोलकाता में यानी कि वेस्ट बंगाल में हुई थी। ये सभी घटनाएँ खुद उन लोगों ने शेयर किए हैं जिनके साथ ये हादसे हुए थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की सभी हॉरर स्टोरीज़ आपको ज़रूर पसंद आएंगी। वैसे दोस्तों, अगर आपको भूत प्रेत चुड़ैल जिन और एलियंस वगैरह की सच्ची और डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खैर, ये था एक छोटा सा इंट्रो और अब आते हैं अपनी आज की पहली हॉरर स्टोरी पर। आज जो पहली भूतिया घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो हिमाचल प्रदेश से शैलेश शर्मा जी ने भेजी है। तो आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊँगा। मेरा नाम शैलेश शर्मा है। मैं हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर शहर का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बहुत ही डरावनी भूतिया घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना मेरे और मेरे मम्मी पापा के साथ साल 2022 में हुई थी। दरअसल साल 2022 के फरवरी महीने में हमें अपने एक रिश्तेदार की शादी अटेंड करने सोलन शहर जाना था। सोलन शहर हिमाचल प्रदेश का एक छोटा और बहुत ही सुंदर शहर है जो कि हमीरपुर से 160 किलोमीटर दूर पड़ता है। ये शहर पहाड़ी इलाके में बसा है और इसके आसपास कई सारे घने जंगल भी हैं। खैर, तो शादी वाले दिन शाम को 6 बजे ही मैं और मेरे मम्मी पापा सोलन शहर के लिए निकल गए थे। हम लोग अपनी कार से सोलन जाने के लिए निकले थे और कार भी मेरे पापा ही चला रहे थे। सोलन शहर हमीरपुर से 160 किलोमीटर दूर है और वहाँ तक पहुँचने में हमें लगभग 4-5 घंटे का समय लगने वाला था। खैर, फिर रात को 11 बजे हम लोग शादी में पहुंच गए। फिर शादी अटेंड करने के बाद हम लोग वापस घर आने लगे। हम सब रात को 12:30 बजे घर के लिए निकले थे और उस समय तक सड़कें भी बिल्कुल सुनसान हो चुकी थीं। पहाड़ी इलाका होने की वजह से वहाँ की सड़कों पर स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी, जिस वजह से वहाँ पर अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा था। खैर, फिर जब हम लोग घर जा रहे थे तभी आधे रास्ते में ही मेरे पापा को बहुत तेज़ टॉयलेट लगने लगी। दरअसल पापा ने शादी में थोड़ा ड्रिंक भी किया था, जिस वजह से उन्हें काफ़ी तेज़ टॉयलेट लग रही थी। खैर, फिर टॉयलेट लगने पर पापा ने एक जगह कार रोक दी और कार रोककर वो टॉयलेट करने चले गए। पापा ने जिस जगह कार रोकी थी वो जगह बहुत ही सुनसान थी और वहाँ पर पास में ही एक बस भी खड़ी थी। वो बस सड़क किनारे खड़ी थी और उसे देखने से ही लग रहा था कि वो कोई ख़राब बस है जो काफ़ी समय से वहीं पर खड़ी है। खैर, फिर पापा कार रोककर टॉयलेट करने सड़क के किनारे चले गए। फिर टॉयलेट करने के बाद पापा वापस कार में आ गए और फिर से हम लोग अपने घर की तरफ चल पड़े। लेकिन अब की बार जैसे ही हम लोग अपने घर की तरफ बढ़े वैसे ही हमारे साथ एक बहुत ही अजीब घटना हुई। दरअसल हुआ ये कि जब पापा कार लेकर उस जगह से आगे बढ़े तभी थोड़ी दूर जाने के बाद हम लोग दोबारा से वापस उसी जगह पर आ गए जहाँ से हम लोग चले थे। ये बहुत ही हैरानी की बात थी क्योंकि हम लोग किसी भी मोड़ पर मुड़े नहीं थे, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता था कि हम किसी मोड़ से घूमकर वापस से उसी जगह आ गए हों। हम लोग एक सीधे रास्ते पर आगे बढ़े थे और तब भी न जाने कैसे हम लोग वापस से उसी पुरानी बस के पास आ गए। इस घटना से हमें हैरानी तो हुई थी, लेकिन हमने सोचा कि शायद हम किसी गलत रास्ते से होते हुए वापस आ गए हैं। खैर, फिर जब मेरे पापा दोबारा से कार लेकर वहाँ से आगे बढ़े तब वो फिर से एक बार उसी जगह पर आ गए। फिर दूसरी बार उस जगह आने के बाद मैं और मेरे पापा बहुत हैरान रह गए। खैर, फिर इसके बाद मेरे पापा ने कई बार उस जगह से निकलने की कोशिश की, लेकिन हर बार हम लोग घूम फिर के वापस वहीं पहुंच जाते थे। बहुत ही हैरानी की बात थी कि हम लोग एक सीधी सड़क पर आगे बढ़ने के बाद भी उस जगह से दूर नहीं जा पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम किसी तरह के लूप में फंस गए हों। इस पूरे घटनाक्रम से मैं और मेरे मम्मी पापा समझ गए थे कि हमारे साथ कोई पैरानॉर्मल घटना हो रही है। खैर, इसके बाद फिर से मेरे पापा कार लेकर वहाँ से आगे बढ़े, लेकिन दोबारा से हम लोग घूम फिर के उसी पुरानी बस के पास आ गए। और अब की बार जब हम लोग उस बस के पास पहुँचे तब हमने देखा कि उस बस के अंदर की लाइट जल रही है और साथ ही उसके अंदर एक आदमी भी बैठा हुआ है। बस में बैठा वो आदमी बस के अंदर से सीधा हमारी तरफ ही देख रहा था। उस पुरानी बस की जलती लाइट और उस बस में बैठे आदमी को देखकर हम सभी लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। हम समझ गए थे कि इस खटारा बस की लाइट अपने आप नहीं जल सकती
और ना ही उस सुनसान जगह पर कोई शख्स ऐसी बस में आकर बैठेगा। ये पूरा घटनाक्रम बहुत ही ज़्यादा अजीब और डरावना था। खैर, फिर बस में बैठा वो आदमी कुछ देर तक हमारी तरफ देखता रहा और हम भी उसे बहुत ही ध्यान से देखते रहे। लेकिन फिर कुछ देर हमारी तरफ देखने के बाद वो आदमी अचानक से गायब हो गया और साथ ही उस बस की लाइट भी अपने आप ही बंद हो गई। ये नज़ारा देखते ही मेरे पापा बहुत ज़्यादा डर गए। फिर मेरे मम्मी पापा ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे और फिर हनुमान जी का नाम लेकर ही मेरे पापा ने कार भगा ली। अब की बार जब हम लोग कार लेकर आगे बढ़े तब हम दोबारा उस बस के पास नहीं आए। अब की बार जब हम लोग कार लेकर आगे बढ़े तब हम दोबारा उस बस के पास नहीं आए। अब हम उस जगह से बाहर निकल चुके थे। खैर, फिर इसके बाद हम सब आराम से अपने घर पहुंच गए। इस घटना के बाद 2 दिनों तक मुझे और मेरे मम्मी पापा को बहुत तेज़ बुखार भी आया था, लेकिन 2 दिन के बाद ही हम सब ठीक भी हो गए थे। हमारे साथ हुई एक बिल्कुल सच्ची घटना है और सच बताऊं तो आज भी इस घटना को याद करके मैं डर से कांप उठता हूं। दोस्तों, ये थी पहली हॉरर स्टोरी और अब मैं आपको सुनाता हूं एक और सच्ची भूतिया कहानी। अब जो भूतिया घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं वो राजीव गुप्ता जी ने शेयर की है, तो यहाँ से आगे मैं आपको ये पूरी घटना उन्हीं के नज़रिए से बताऊंगा। मेरा नाम राजीव गुप्ता है। मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल जॉब की वजह से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो भूत प्रेतों पर विश्वास करता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं पहाड़ों का रहने वाला हूँ और पहाड़ों पर अक्सर ही भूत प्रेत की घटनाएं होती रहती हैं। यहाँ तक कि मेरे परिवार के कई लोगों के साथ भी कई तरह की पैरानॉर्मल घटनाएं हो चुकी हैं, और उन घटनाओं में से ही एक घटना मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो आज जो सच्ची भूतिया घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे दादाजी के साथ साल 1978 में हुई थी। उस समय यानी साल 1978 में मेरे दादाजी जवान थे और उस समय वो बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते थे। तो बात यह है कि एक बार साल 1978 में मेरे दादाजी किसी काम से दूसरे गांव गए थे। मैं आपको बता दूं कि उस समय लोग पैदल ही 10-15 किलोमीटर दूर तक चले जाया करते थे। तो मेरे दादाजी भी पैदल ही दूसरे गांव गए थे और वो गांव भी दादाजी के घर से लगभग 14-15 किलोमीटर दूर था। फिर जब दादाजी उस गांव में अपना काम ख़त्म करके वापस घर आने लगे तब तक रात हो गई। मेरे दादाजी रात भर खेतों की रखवाली भी किया करते थे, इसलिए उन्हें रात के समय भी कहीं आने जाने से डर नहीं लगता था। खैर, तो उस रात मेरे दादाजी अंधेरे रास्तों से होते हुए अपने घर की तरफ बढ़े जा रहे थे। फिर जब दादाजी ने अपने घर का आधा रास्ता तय कर लिया तभी अचानक से एक आदमी न जाने कहाँ से उनके पास आ गया। वो आदमी बिल्कुल अचानक से दादाजी के पास आया था और उस आदमी को देखकर दादाजी बहुत घबरा भी गए थे। उस समय दादाजी बिल्कुल सुनसान रास्तों से होते हुए अपने घर की तरफ जा रहे थे, और ऐसे समय में किसी भी शख्स का वहाँ मिलना अपने आप में एक बहुत ही अजीब बात थी। खैर, फिर वो अनजान आदमी दादाजी के पास आकर उनसे बोला कि अरे भाई, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? तब दादाजी ने उस आदमी की बात का जवाब देते हुए कहा कि मैं एक ज़रूरी काम से दूसरे गांव गया था और वहां से वापस लौटने में ही मुझे थोड़ा देर हो गई। फिर दादाजी के इतना बोलते ही उस आदमी ने कहा कि अरे ऐसी बात है तो आप आज की रात मेरे घर में रुक जाओ, फिर कल सुबह होते ही वापस अपने घर चले जाना। उस आदमी के इतना बोलने पर दादाजी ने कहा कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आराम से अभी अपने घर पहुंच जाऊंगा। तब दादाजी की इस बात पर वो आदमी फिर से बोला कि अरे भाई, इतनी रात को तुम पहाड़ी इलाके से गुजर रहे हो और अगर कहीं रास्ते में कोई जंगली जानवर मिल गया तो क्या करोगे? इसलिए क्यों इतना खतरा मोल लेते हो? आखिर एक रात की ही तो बात है, इसके बाद फिर से सुबह अपने घर निकल जाना। उस आदमी की ये बात दादाजी को भी काफ़ी सही लगी, क्योंकि सच में वहाँ पर कभी कभी तेंदुए और काले भालू आ जाया करते थे। खैर, फिर थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद मेरे दादाजी रात बिताने के लिए उस आदमी के घर चले गए। उस आदमी का घर वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, इसीलिए वो दोनों कुछ ही देर में वहाँ पहुँच गए। लेकिन जब दादाजी उस आदमी के घर गए तब उन्होंने देखा कि उसका घर बहुत ही पुराना और गंदा सा है। उस आदमी के घर में चारों तरफ मकड़ी के जाले लगे थे और साथ ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी भी थी। उस आदमी का घर बहुत ही पुराना लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई घर नहीं बल्कि एक खंडहर हो।
उसका घर बहुत ही डरावना था और साथ ही वहाँ पर एक अजीब सी मनहूसियत भी थी। ये सारी बातें किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं थीं और ये बात मेरे दादाजी भी समझ रहे थे। खैर फिर घर पहुँचने के बाद उस आदमी ने दादाजी को लेटने के लिए एक पुराना सा बिछौना दे दिया। बिछौने के साथ साथ उस आदमी ने दादाजी को खाने के लिए 2 रोटियां भी दी थीं। दादाजी उस आदमी की दी रोटियां खाना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने भूख न होने का बहाना करके उन रोटियों को अपने गमछे में ही बांध लिया। खैर फिर कुछ देर लेटने के बाद दादाजी को नींद आ गई और वो सो गए। इसके बाद जब अगले दिन दादाजी की नींद खुली तब उन्होंने देखा कि वो एक बड़े से पेड़ के नीचे लेटे हुए हैं। ये देखकर दादाजी को बहुत ही ज़्यादा हैरानी हुई, क्योंकि उन्हें अच्छे से याद था कि बीती रात को वो उस अजनबी आदमी के घर में सोए थे। इसलिए सुबह होते ही उस आदमी का घर कहाँ गायब हो गया और वो पेड़ के नीचे कैसे आ गए, ये बात उन्हें समझ नहीं आ रही थी। खैर इसके बाद दादाजी ने उस आदमी की दी रोटियों को देखा जो उन्होंने अपने गमछे में बांधी थी। फिर उन रोटियों को देखते ही दादाजी को पता चला कि वो रोटियां भी अब मिट्टी बन चुकी हैं। ये सब देखकर दादाजी समझ गए कि बीती रात को मिला वो आदमी कोई इंसान नहीं बल्कि एक प्रेत था। इसके बाद मेरे दादाजी अपने घर चले गए और घर जाकर उन्होंने ये घटना अपने घर के लोगों को भी बता दी। दादाजी के साथ हुई इस घटना के बारे में जानकर उनके परिवार के लोग भी बहुत ज़्यादा डर गए थे। वो तो अच्छा हुआ कि उस प्रेत ने दादाजी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, वरना पता नहीं उनका क्या होता। दोस्तों ये थी दूसरी भूतिया घटना और अब मैं आपको बताता हूँ एक और सच्ची डरावनी घटना। अब जो डरावनी घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग शहर में हुई थी। ये घटना काफ़ी पुरानी है और इस घटना को शेयर किया है कोलकाता से अरिंदम साहा जी ने। तो अब आगे मैं आपको ये पूरी घटना अरिंदम जी के नज़रिए से ही बताऊंगा। मेरा नाम अरिंदम साहा है, मैं कोलकाता का रहने वाला हूं और आज मैं आपको मेरे दादाजी के भाई के साथ हुई एक बहुत ही डरावनी भूतिया घटना बताने जा रहा हूं। ये घटना बताते समय मैं अपने दादाजी के भाई को भी दादाजी ही कहकर बुलाऊंगा ताकि इस घटना को बताने में मुझे थोड़ा आसानी रहे। खैर अब मैं आपको वो घटना बताता हूँ। तो आज जो भूतिया घटना मैं आपको बताने वाला हूँ वो मेरे दादाजी के साथ साल 1970 के आसपास हुई थी। दरअसल साल 1970 के समय मेरे दादाजी के घर में पैसों की बहुत दिक्कत चल रही थी और इसी वजह से वो अपने लिए कोई काम ढूंढ रहे थे। फिर काफ़ी ढूंढने के बाद उनको दार्जिलिंग के एक चाय के बागान में काम भी मिल गया। दादाजी को चाय के बागान में काम तो मिल गया था, लेकिन उनके रहने के लिए उस बागान में कोई सुविधा नहीं थी। इसीलिए उन्होंने बागान के मालिक से अपने रहने के लिए भी कोई कमरा मांगा था। तब दादाजी के कहने पर बागान के मालिक ने एक छोटा सा कमरा दादाजी को रहने के लिए दे दिया। जो कमरा दादाजी को रहने के लिए मिला था उसके नज़दीक में ही एक घना जंगल था और साथ ही उस कमरे के आसपास दूसरा कोई भी शख्स नहीं रहता था। दादाजी का कमरा बिल्कुल सुनसान जगह पर था और उस कमरे में दादाजी बिल्कुल अकेले रहते थे। वो चूल्हे में लकड़ी जलाकर खाना बनाते थे और लालटेन जलाकर रात के समय रोशनी करते थे। कहने का मतलब है कि उस समय दादाजी के पास कोई बुनियादी सुविधा नहीं थी जैसे कि हम लोगों के पास है। खैर फिर उस बागान में काम करते करते दादाजी को कई महीने बीत गए। दादाजी रोज़ सुबह काम पर जाते और शाम होते ही वो वापस अपने कमरे पर आ जाते। तो इसी तरह एक दिन दादाजी काम पर गए थे और फिर शाम को वो वापस अपने काम पर आ गए। उस शाम दादाजी का मछली खाने का मन था, इसलिए उन्होंने अपने लिए मछली और चावल बनाया था। फिर रात को लगभग 8 बजे तक दादाजी ने खाना बना लिया और फिर जैसे ही वो खाना खाने जा रहे थे ठीक वैसे ही उनके कमरे के बाहर से किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। दादाजी बहुत ही सुनसान जगह पर रहते थे और ऐसी जगह पर किसी के रोने की आवाज़ आना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाली बात है। खैर उस रोने की आवाज़ को सुनकर दादाजी डरे नहीं बल्कि वो अपने कमरे से बाहर निकल आए, ये देखने की आखिर कौन है जो उनके कमरे के बाहर आकर रो रहा है। फिर जब दादाजी बाहर आए तब उन्होंने देखा कि उनके कमरे के बाहर एक छोटी बच्ची खड़ी है। उस बच्ची की उम्र लगभग 10 साल रही होगी और वो दादाजी के कमरे के पास खड़ी होकर ज़ोर ज़ोर से रोए जा रही थी। उस बच्ची को रोते देखकर दादाजी को उस पर दया आ गई। फिर उन्होंने उस बच्ची से पूछा कि बेटा तुम कौन हो और इतने समय यहाँ क्या कर रही हो।
दादाजी के इतना बोलने पर उस बच्ची ने कहा कि मैं खो गई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरा घर कहाँ पर है। उस बच्ची की ये बात सुनकर दादाजी ने कहा कि बेटा तुम घबराओ नहीं, तुम आज की रात मेरे कमरे में रुक जाओ और कल सुबह मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊँगा। इतना बोलकर दादाजी ने उस बच्ची को अपने कमरे में बुला लिया। फिर जब वो बच्ची दादाजी के कमरे में आई तब उन्होंने उससे पूछा कि बेटा क्या तुमको भूख लगी है, तुम खाना खाओगी? तब दादाजी की इस बात पर उस बच्ची ने हाँ में अपना सर हिला दिया। फिर इसके बाद दादाजी ने उस बच्ची के लिए भी मछली और चावल निकाल दिया। लेकिन फिर जैसे ही दादाजी ने उस बच्ची को खाना निकाल कर दिया, वैसे ही वो बच्ची किसी जंगली जानवर की तरह खाना खाने लगी। वो बच्ची बहुत ही जल्दी खाना खा रही थी और कुछ ही देर में उसने अपना पूरा खाना ख़त्म भी कर दिया। फिर उस बच्ची के खाना ख़त्म करते ही मेरे दादाजी ने उसे और खाना दे दिया। इसके बाद उस बच्ची ने वो खाना भी ख़त्म कर दिया। वो बच्ची जल्दी करते हुए खाना खाती ही चली जा रही थी। उस बच्ची को ऐसे खाते देख दादाजी को लगा कि शायद वो बहुत ज़्यादा भूखी है, इसीलिए उन्होंने उस बच्ची को अपना खाना भी दे दिया। फिर जब उस बच्ची ने पूरा खाना ख़त्म कर दिया तब दादाजी ने बहुत हैरान होकर उस बच्ची से कहा कि बेटा लगता है तुम बहुत ज़्यादा भूखी थी, अब तो पूरा खाना भी ख़त्म हो गया है। मैं यहाँ अकेले रहता हूँ इसलिए मैं ज़्यादा खाना नहीं बनाता। अगर तुम अभी भी भूखी हो तो तुम आज इतना ही खाकर सो जाओ, मैं कल तुम्हारे लिए और भी खाना बना दूंगा। दादाजी ने बहुत ही दया भाव से ये बात उस बच्ची से कही थी और उनकी इस बात को सुनकर वो बच्ची दादाजी के घर से बाहर जाने लगी। उस बच्ची को ऐसे जाते देख दादाजी बोले कि अरे बेटा क्या हुआ, तुम कहाँ जा रहे हो? इतनी रात में तुम कहाँ जाओगे? आज रात तुम यहीं सो जाओ, मैं कल सुबह तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ दूंगा। दादाजी की ये बात सुनने के बाद भी वो बच्ची रुकी नहीं बल्कि वो जंगल की तरफ जाने लगी। फिर जब वो बच्ची दादाजी की बात को अनसुना करके जंगल की तरफ बढ़ रही थी तभी उन्होंने उस बच्ची का हाथ पकड़ लिया और फिर जैसे ही दादाजी ने उस बच्ची का हाथ पकड़ा वैसे ही उसने अपना रूप बदल लिया। अब वो बच्ची एक बड़ी और भयानक औरत का रूप ले चुकी थी। ये सब देखकर मेरे दादाजी बहुत ज़्यादा डर गए और डर के मारे वो वहीं ज़मीन पर गिर पड़े। फिर दादाजी के गिरते ही उस भयानक औरत ने उनसे कहा कि मैं यहाँ तुझे मारने आई थी, लेकिन तूने मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया और मुझे मछली चावल भी खिलाया, इसीलिए मैं तुझे जिंदा छोड़ रही हूँ, वरना आज मैं तेरा सर उखाड़ के अपने साथ ले जाती। इतना बोलकर वो भयानक औरत वहाँ से गायब हो गई। ये सब देखकर मेरे दादाजी खौफ से बिल्कुल दहल उठे थे। फिर इस घटना के अगले दिन ही दादाजी ने उस चाय के बागान में काम भी छोड़ दिया। ये एक बिल्कुल सच्ची घटना है जो मेरे दादाजी के भाई के साथ हुई थी। दोस्तों ये थी आज की 3 बिल्कुल रियल हॉरर स्टोरीज़। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हॉरर स्टोरीज़ आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। अगर आपको ये हॉरर स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। जब आप नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करेंगे तब उसमें 2-3 तरह के ऑप्शन आएंगे, उसमें से आपको ऑल को क्लिक करना है। इससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आप कमेंट करके भी बताइएगा कि क्या आपको इंडियन हॉरर स्टोरीज़ ज़्यादा पसंद है या फिर विदेशों की हॉरर स्टोरीज़। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।